तो मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सबका हमारे नए चैप्टर में, हमारे नए चैप्टर नंबर 3 जो है आयोनिक इक्विलिब्रिया, ठीक है। अब ये कोई स्पेनिश शब्द नहीं है, इंग्लिश ही शब्द है। आयोनिक इक्विलिब्रिया या आयोनिक इक्विलिब्रियम, इस कंसेप्ट को बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, है ना। तो गाइस देखो, अगर आप इन चीजों के बारे में गूगल कर लो, रैंडमली गूगल कर लो, तो आप देखोगे आयोनिक इक्विलिब्रिया इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर इन द केमिस्ट्री सब्जेक्ट इन द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब कि आयोनिक इक्विलिब्रिया जो है बड़ा चैलेंजिंग है, और हम कह सकते हैं कि इस आयोनिक इक्विलिब्रिया में सारे कंसेप्ट्स को, है ना, मेंटोस वाली जिंदगी की ज्यादा जरूरत है। यानी कि क्या, थोड़े चिल आउट करके बताने वाला बंदा आपको चाहिए। तो गाइस मैं चाहता हूं आप चैप्टर 3 को थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़े, स्पेसिफिकली उन्हीं चीजों को नोट डाउन करें जो ज्यादा जरूरी है। यानी कि क्या, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आपको बेसिक्स के साथ, या आगे हम जिन भी लॉस को देखेंगे, जिन भी चीजों को पढ़ेंगे, उनको आप ठीक से करो, ठीक है। तो आपको तो समझ में आती है ठीक से केमिस्ट्री, है ना। तो मैं स्टार्ट करूंगा आयोनिक इक्विलिब्रिया। इससे पहले हम थोड़े बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। आज आप देख नहीं सकते, लेकिन मुझे पता है, आज देखो यहां पे आसपास मेरे कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, कुछ नहीं है। बात यह है कि आज हम देखेंगे पूरा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में, है ना। तो शेरो मेरे चीतो, है ना, आज तैयार हो जाओ ठीक से समझने के लिए इंट्रोडक्शन के साथ आयोनिक इक्विलिब्रिया है क्या, इक्विलिब्रियम एक्चुअली है क्या, ठीक है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा टेक्निकल टर्म्स के साथ, उसके बाद हम धीरे धीरे एग्जांपल के साथ देखेंगे कि वो टेक्निकल टर्म्स कहना क्या चाहती हैं। अरे कहना क्या चाहते हो भाई। तो देखो, सबसे पहले मैं कहूंगा केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। आयोनिक इक्विलिब्रियम छोड़ दो, पहले ये तो आयंस की बातें होगी, बड़ी बड़ी बातें होंगी, है ना। पहले छोटी छोटी बातें देखेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। पहली बात, केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्टेंट्स का बनता है प्रोडक्ट्स, है ना। रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बनते हैं। अब केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, केमिकल रिएक्शन ये सिर्फ ऐसे टाइप के होते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत। केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो इरिवर्सिबल हो गए, है ना, या रिवर्सिबल हो गए। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसे नहीं। हम इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन की बातें कर रहे हैं यहां पे। अब केमिकल रिएक्शन उस हिसाब से अगर देखें, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरे शेरों, कंसंट्रेशन रखो यहां पे। केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम बता रहा हूं क्या है। केमिकल रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब जाने वाला पल वापस आने वाला नहीं है। यानी कि क्या, रिएक्टेंट्स अगर रिएक्ट हो गए तो उसका प्रोडक्ट बनने वाला है भैया, प्रोडक्ट का वापस रिएक्टेंट नहीं बनने वाला, ये रिवर्सिबल नहीं होने वाला, ये वापस आने वाला नहीं है। अगर और रिवर्सिबल में हम देखें, अगर मैं रिवर्सिबल में देखूं तो रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स बनेगा, और जैसे ही जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा वैसे ही वो रिएक्टेंट बनने की कोशिश करेगा। यानी कि क्या, रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स अगर रिएक्ट हुए वो प्रोडक्ट बनने की कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तो वो दोनों कंपाउंड मिलकर फिर रिएक्टेंट बनने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं हाइड्रोजन आयोडाइड का, यानी कि H2+I2, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन अगर हम मिक्स करते हैं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। यानी कि क्या, जैसे जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन ये दोनों गैसेस मिक्स होने लगते हैं, वैसे वैसे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता जाता है। और जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड बनने लगता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब इनिशियली 100% है, और इसका परसेंटेज कुछ भी नहीं है, यानी कि 0% है। तो जैसे जैसे ये कन्वर्ट होने लगता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, यानी कि पहले 100% है, ठीक है, फिर धीरे धीरे 20% प्रोडक्ट बना, फिर 40% प्रोडक्ट बना, ऐसे धीरे धीरे बन रहा है। तो जैसे जैसे ये प्रोडक्ट बनता जाएगा वैसे वैसे इसका डीकंपोजिशन भी होता जाएगा इस रिएक्टेंट्स में, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन में। समझ में आ रही है बातें। तो हम थोड़ा एग्जांपल के साथ, थोड़ा फनी वे में, एनिमेशन के तौर पे, एनिमेशन नहीं कह सकता, मैं चीजें बना तो नहीं सकता यहां पे, लेकिन मैं अच्छे से अच्छा, प्यारा से प्यारा एग्जांपल आपके सामने रख सकता हूं, जिससे आप समझ जाए कि इक्विलिब्रियम है क्या। अब इक्विलिब्रियम आपको, कुछ लोगों को यहीं से समझ में आ जाएगा कि देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड रेट है एक रिएक्शन की, और रिवर्स रेट है। रिवर्सिबल रिएक्शन की बातें कर रहा हूं, एक फॉरवर्ड जा रहा है रिएक्शन, एक रिवर्स जा रहा है, यानी कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बन रहा है, और जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जा रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट कंबाइन होकर वापस रिएक्टेंट बना रहा है। यानी कि अगर एक ऐसा टाइम आएगा
जब एक ऐसा टाइम आएगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों का रेट ऑफ द रिएक्शन, इन दोनों की रेट अगर सेम हो जाए, क्या हो जाए, अगर सेम, यानी कि जिस फॉरवर्ड रेट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी रेट से अगर रिएक्टेंट बन रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब देखो मैं अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है, क्योंकि ये एग्जांपल मैंने बहुत सोच करके आपको समझाने के तौर पे बनाया है। ठीक है, तो समझो अगर दो इंसान है, ठीक है, दो इंसान है, ये हो गया इंसान, ये हो गया इंसान, है ना, और दूसरा इंसान जो है, दूसरा इंसान क्या कर रहा है, यहां पे कुल्हाड़ी लेकर के वो यहां पे गड्ढा बनाने की कोशिश कर रहा है, और जैसे जैसे ये गड्ढा बना रहा है, जैसे जैसे इस मिट्टी को खन रहा है, वैसे वैसे गड्ढा बढ़ता जा रहा है। अगर अब इसकी एक रेट है, इसकी एक स्पीड है काम करने की, ठीक है, और इसका काम क्या है, इसका फिल द होल, है ना, और इसका डिग अ होल, ऐसे दो काम है इन बंदों के। अब ये क्या कर रहा है, ये होल डिग कर रहा है, समझ रहे हो शेरों, ये क्या कर रहा है, ये होल डिग कर रहा है, खन रहा है, और इसका काम क्या है, इसमें माटी भरना, इसमें माटी भरना, है ना, तो इसमें ये माटी भरता जा रहा है। अगर मैं बोलूं इसकी स्पीड बढ़ जाए, इसकी स्पीड बढ़ जाए और इसकी स्पीड वही है, तो खड्डा क्या होगा, खड्डा ज्यादा बढ़ता जाएगा, ज्यादा बढ़ता जाएगा, है ना, खड्डा ज्यादा बढ़ता जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है खनने की, और ये धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल रहा है। तो मेरे बच्चों आप समझो, तो ये जो खड्डा है ये होल फिल होगा क्या मट्टी से? नहीं फिल होगा, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो ज्यादा है। और अगर मैं वाइस वर्सा ले लूं, कि अगर इसकी स्पीड मैंने बढ़ा दी फिल करने की, तो जितना इसने खड्डा खोदा है 2 मिनट में ये बंदा पूरी मिट्टी अंदर डाल देगा और ये मिट्टी लेवल हो जाएगी, है ना, और ये खड्डा वापस धीरे धीरे खनेगा, और जितना और इसने स्पीड वही कांस्टेंट रखी तो ऊपर मिट्टी आने लगेगी। समझ रहे हो बात को? लेकिन बात यह है कि जिस स्पीड से ये होल डिग कर रहा है, उसी स्पीड से ये फिल भी कर रहा है। यानी कि क्या, समझो बात को, जिस स्पीड से ये होल डिग कर रहा है, इसने होल डिग किया, उसी स्पीड से ये भर भी रहा है, इसने डिग किया ये भर रहा है, इसने डिग किया ये भर रहा है। तो मुझे बताओ मिट्टी का लेवल चेंज होने वाला है क्या? मिट्टी का लेवल चेंज होने वाला है? बिल्कुल नहीं बच्चों। क्यों चेंज होगा? क्योंकि जो ये भर रहा है वो ये निकाल रहा है, ये वापस भर रहा है, ये वापस उसी को निकाल रहा है, मिट्टी की लेवल वही की वही रहेगी ना, है ना, कट गया, दोनों का कट गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये सिस्टम है इक्विलिब्रियम में। अब ये थोड़ा फिजिक्स आ गया इसमें, हम इसको बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम में ये लोग। लेकिन इसी तरीके से हम कह सकते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात में, यानी कि जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट बना रहा है उतना प्रोडक्ट ही रिएक्टेंट भी बना रहा है। हमको दिखेगा कि प्रोडक्ट बन चुका है और कुछ रिएक्टेंट भी बचा हुआ है। हम सोच रहे हैं कि रिएक्टेंट पूरा का पूरा जितना मैंने डाला है ना, समझो मैंने 1 लीटर रिएक्टेंट डाला, उसमें से आधा लीटर खर्च हो गया, और आधा लीटर यूज अप ही नहीं हो रहा है। यानी कि मैं जितना रुक रहा हूं, सिस्टम को वेट कर रहा हूं कि हाँ ये रिएक्शन होगा, लेकिन उतना रिएक्टेंट बचा ही रह गया, है ना, कुछ दिख नहीं रहा है हमको। लेकिन इंटरनली सिस्टम को हम बोल सकते हैं वो इक्विलिब्रियम रीच कर चुका है, क्योंकि जिस रेट से रिएक्टेंट बन रहा है उस रेट से प्रोडक्ट भी बन रहा है, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट भी बन रहा है। जिस रेट से रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बन रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट का रिएक्टेंट भी बन रहा है। तो आई होप ये प्यारा सा एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इसको प्रोडक्ट ले लो, इसको रिएक्टेंट ले लो, और आप समझ सकते हो कि क्या कंडीशन चल रही होगी इनके बीच में। मैं आशा करता हूं मेरे शेरों के लिए मैंने अच्छा सा एग्जांपल सेट कर दिया इक्विलिब्रियम का। अब देखो बच्चों, एग्जाम्पल जो है ना, आपको जितना आसान है उतना आसान आगे के कंसेप्ट्स नहीं रहने वाले हैं। तो जितना आसानी से आप बेसिक्स को समझ लोगे ना बच्चों, तो उतनी आसानी से आगे वाले जो टफ कंसेप्ट्स है उनमें आपको मदद मिलेगी इमेजिन करने के लिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है भैया। ठीक है, तो हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं, वो वाला हमारा असली प्रकल्प है। आपको ये नहीं पूछेगा कोई एग्जाम में कि इक्विलिब्रियम का है क्या है, आपको ये भी नहीं पूछेगा एग्जाम में कोई कि डायनामिक इक्विलिब्रियम आपको पता है क्या, आयोनिक इक्विलिब्रियम में कुछ फर्क है क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज मैंने रीड करते समय देखा कैन यू रिकॉल में पहला टर्म था कैन यू रिकॉल द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमने अच्छे से समझ लिया है। अगर इन लास्ट सेंटेंस इफ आई वुड लाइक टू कंक्लूड द थिंग इज दैट अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन रेट्स है
और रिवर्स रिएक्शन रेट से, यानी कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। जितने रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर प्रोडक्ट फॉर्म जैसे जैसे होते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज हो रहे हैं रिएक्टेंट्स बनने के लिए। तो ऐसे में अगर एक टाइम पे धीरे धीरे फॉरवर्ड रेट और रिवर्स रेट दोनों सेम हो जाती है तो वो आ जाता है एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में, और ये इन्वॉल्व है केमिकली, सो इट इज कॉल्ड एज द केमिकल इक्विलिब्रियम टर्म। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। नहीं भी आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, बिकॉज आई थिंक दैट दिस इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इसको स्किप मत करो यार, अगर स्किप करो तो कतई पाप कर रहे हो तुम, और जो करता है कतई पाप तो उसको काटता है नदी किनारे सांप। ठीक है, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम हमने सीख लिया। अब मैं बताऊंगा आयोनिक इक्विलिब्रियम आपको क्या है। आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम की तरह ही स्टार्ट करते हैं टेक्निकल टर्म्स के साथ। आयोनिक इक्विलिब्रियम में यह होता है कि व्हेन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स come in equilibrium with each other, they are termed as ionic equilibrium। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर नंबर ऑफ आयंस एंड द अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, यानी कि समझो H2O अगर स्प्लिट अप हुआ है H+ और OH- में, ये आयंस है अब इसके, और कुछ H2O सीधे मॉलिक्यूल्स ही हैं, मतलब कुछ स्प्लिट हुए हैं यानी कि कुछ आयंस बन चुके हैं और कुछ अनआयोनाइज्ड रह गए हैं H2 मॉलिक्यूल एज अ होल जैसे। ठीक है, अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए तो हम कहेंगे कि आयोनिक इक्विलिब्रियम इसने एग्जिबिट कर लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये रही ये आम जिंदगी, ये क्या हुई, ये आम जिंदगी। अब हम देखेंगे मेंटोस वाली जिंदगी, है ना। ठीक है, तो मेरे शेरों तैयार हो जाओ एग्जाम्पल के लिए। तो फिर प्यारा सा एग्जाम्पल आपके सामने पेश है। तो समझो अगर ऐसा है कि एक लाइन है, एक रास्ता है, एक रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते पे क्या हो रहा है, उस रास्ते पे समझो अगर दो इंसान इकट्ठा है, ठीक है, और अगर ये इंसान, अगर मैंने इनको पीछे से लेकर के दौड़ाया, यानी कि क्या, समझो ये इंसान क्ले के बने हुए, किसके बने हुए, क्ले के, यानी कि क्या इनके हाथ पैर वगैरह टूट सकते हैं, जुड़ सकते हैं वापस। ठीक है, तो उसी तरह से समझो मैंने ये इंसान यहां पे खड़ा है और यहां पे ये इंसान यहां पे खड़ा है, तो ये इंसान एक दूसरे की तरफ दौड़ते आएंगे और इस पोजीशन पे इन दोनों का कोलिजन हो जाएगा। इन दोनों को क्या हो जाएगा, इन दोनों का कोलिजन हो जाएगा। अब कोलिजन होने के बाद ये दोनों एक दूसरे को ठोकर मारने के बाद ये दोनों गिर जाएंगे, और होगा क्या कि दोनों लोग आपस में एक दूसरे को देखेंगे तो ये पाएंगे कि इस इंसान का जो हाथ था, एक हाथ इसके नाक से जुड़ गया। क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ी सी स्टूपिड वाली बात है, थोड़ी सी बच्चों वाली बात है, लेकिन समझ लो ये इंसान है क्ले के, आपस में दौड़ करके आए, इन्होंने एक दूसरे को ठोक दिया और ठोकने के बाद ये गिर गए, तो दोनों उठे तो पता चला कि एक हाथ जो था वो उसके नाक से जुड़ गया है, जाकर के क्या हुआ है, इसके मुंह से नाक से इसके जुड़ गया है, इसका हाथ, इसका एक हाथ इसके नाक से जुड़ गया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब वापस इन्होंने कहा ये प्रॉब्लम हो गई, ये तो गलती हो गई, इसका हाथ तो मेरे पास आ गया, यानी कि इसके पास हो गए 3 हाथ और 2 पैर, इसके पास हो गए 2 पैर और 1 हाथ। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करें, तो फिर से ये 3 हाथ वाला जानवर क्या किया, इन्होंने फिर से सोचा कि यार फिर से दौड़ के देख सकते हैं, है ना, जैसे फिल्मों में देखते हो, सर पे मारा याददाश्त चली गई, वापस सर पे मारा वापस याददाश्त आ गई, ऐसा कुछ लॉजिक होता है ना बच्चों। तो वैसे लॉजिक के साथ हम देखेंगे कि देखो ये वापस दौड़ के आ रहे, अब इसका एक हाथ तो नहीं है, ठीक है, ये ठाकुर तो नहीं है, ये ठाकुर के दोनों हाथ नहीं थे, तो ऐसा अच्छा हुआ कि अगर इसको 2 नाक होते तो दोनों हाथ चले जाते, तो ठाकुर जैसा नहीं है, इसके पास एक हाथ है, अभी भी इसके पास एक हाथ है, तो दौड़ करके आएगा ये, और जब कोलिजन हो जाएगा इनके बीच में टक्कर हो जाएगी, तो ये वापस देखेगा इसके पास दोनों हाथ इसके सलामत मिल गए और इसके पास भी दोनों हाथ जैसे थे वैसे ही हो गए, है ना। अब ये हुई 2 आदमियों की बातें, है ना, अब ये 2 इंसानों की बातें हुई। अब इमेजिन कर लो मेरे शेरों, है ना, मेरे चीतों, मेरे पपीतो, समझ में आ रहा है ना। देखो जितना फनी वे में हो सकता है मैं बता रहा हूं, जितना कार्टून आपको इमेजिन करने की मैं कोशिश करके बता रहा हूं, ठीक है, तो समझ लो बात को, है ना। मैच्योरिटी एक तरफ हो गई, और जब हेलीकॉप्टर की आवाज आती है ना आसमान में, तो ऊपर देखने वाली बात वो एक तरफ हो गई, वहां पे मैच्योरिटी काम नहीं आती भैया, ठीक है ना। तो ये वाली बातें लेकर के जब आप कंसेप्ट सीखोगे ना तो भूलेगा ही नहीं, ये मेरा दावा है, मैंने सीखा है भाई, तो ये भूलेगा नहीं।
तो भूलेगा नहीं, ऐसे में सिखा रहा हूं। अब दो आदमियों की बातें समझ में आ गई आपको। अब देखो मैं लेकर के कहां जा रहा हूं आपको, कहां से कहां लेकर आऊंगा, देखो दूसरी दुनिया में, अवतार वाली दुनिया में लेकर के जाऊंगा। अब देखो यहां पे समझ लो 1000 इंसान है। कितने इंसान है? 1000 इंसान है, 1000 इंसान है, 1000 इंसान यहां पे है, इकट्ठा हुए हैं। अब ये सारे के सारे क्ले के, जैसे पहले दो थे ना, जैसे पहले दो थे, पहले दोनों बकचोद थे, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, एक का हाथ टूट रहा था, फिर से लड़े, फिर से जुड़ जा रहा था। अब ऐसे ही हुआ, समझो ये सारे इंसान बहुत सारे थे, 1000 के करीब। अब क्या हुआ, ये आपस में टकराने लगे, सारे एक आपस में टकराने लगे, आपस में टकराने लगे। हो रहा क्या था फिर, इन इंसानों का हाथ किसके नाक पे चला जा रहा था, इसका हाथ किसके नाक पे चला जा रहा था, किसके दोनों हाथ टूट जा रहे थे, किसका ये, किसका वो, किसका ये, किसका वो। ठीक है, तो समझ लो एक बात। अब बहुत सारे कंडीशंस आएंगे इनमें, बहुत सारी कंडीशन आएंगे, लेकिन आप सिर्फ दो कंडीशन इमेजिन करो कि एक का हाथ टूट करके एक की नाक की तरफ चला गया, है ना, एक का हाथ टूट करके एक की नाक की तरफ चला गया और उसके पास रह गया एक ही हाथ, उसके पास रह गया एक ही हाथ, है ना। ऐसे हजारों में हो रहा है। तो वापस ऐसा हो रहा है कि वापस वो दोनों आपस में टकरा रहे, टकरा टकरा करके वापस वो दोनों, वो सब नॉर्मल हो जा रहे हैं, है ना, वापस वो सब नॉर्मल हो जा रहे हैं। और कुछ कुछ ऐसे हो जा रहे हैं जिनके पास अभी भी, इनके पास एक ही हाथ है और दूसरे के पास एक नाक है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको ले चलूंगा आयंस की ओर। कहां ले चलूंगा? आयंस की ओर। अब देखो समझ लो, जब मैं कोई भी सोल्यूट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट जब किसी वाटर सॉल्यूशन में मिलाता हूं, जब किसी वाटर सॉल्यूशन में मिलाता हूं और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है वो? वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जितने मैं डाल रहा हूं सारे के सारे आयंस नहीं फॉर्म हो रहे, यानी कि समझो मैं H2O ही डाल रहा हूं किसी सॉल्यूशन में, H2O, अभी कुछ H प्लस OH माइनस के आयंस फॉर्म हो रहे। अब ये मॉलिक्यूल्स हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में, जैसे वो इंसान थे, अब ये आपस में टकरा रहे। टकरा करके क्या हो रहा है, कुछ का H प्लस टूट रहा है, कुछ का OH माइनस टूट रहा है ना, कुछ के मॉलिक्यूल्स वैसे रह जा रहे हैं, वापस कुछ का OH प्लस टूट रहा है, कुछ का OH माइनस, यानी कि कुछ कुछ अपने अपने स्पेसिफिक आयंस में टूट जा रहे हैं, स्प्लिट हो जा रहे हैं, और कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स ही रह जा रहे हैं, है ना, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स ही रह जा रहे हैं। तो अब जब ऐसा पॉइंट आएगा कि अब वापस H और OH वापस दोनों एक दूसरे में टकरा रहे, अब H प्लस और OH माइनस वापस एक दूसरे में टकरा रहे, वापस ये लोग मॉलिक्यूल्स बन जा रहे हैं। तो ऐसा पॉइंट आएगा जब टकराना आपस में, ये सब लड़ाई वॉर बंद हो जाएगी, तो कुछ बचेंगे आयंस और कुछ बचेंगे अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, कुछ बचेंगे आयंस और कुछ बचेंगे मॉलिक्यूल्स। तो ये पॉइंट जब रीच हो जाएगा, इसको हम कहेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो बच्चों आयोनिक इक्विलिब्रियम, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली यही होता है जब आयंस और मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन होता है, कुछ जोड़ मोड़ के वापस तोड़ने में विश्वास रखते हैं, यानी कि कुछ उनका कोलिजन होने की वजह से, जैसे कि हम स्टरिंग करते हैं, यानी कि उस वक्त मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हो रहा रहता है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स आयन बन जाते हैं, कुछ आयंस वापस जुड़ के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ऐसा एक पॉइंट आता है जहां पे वो आयंस आयंस ही रहेंगे, वो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उससे ज्यादा जोड़ तोड़ मोड़ नहीं होगा। जैसे वो क्ले वाले बंदे थे, 1000 बंदे एक ही रास्ते पे थे, इतना वॉर किया उन्होंने, इतना वॉर करके थक गए, कुछ बंदे नॉर्मल रह गए और कुछ बंदों को नाक से भी हाथ आने शुरू हो गए, कुछ बंदे बिना हाथ के रह गए, ठीक है ना। तो यानी कि क्या, वो बंदे आयंस बन गए, ये रह गए मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा जब पॉइंट रीच होगा उसको हम कहेंगे आयोनिक इक्विलिब्रिया, अगर मैं कंक्लूसिव टर्म में आपको बताना चाहूं तो ये था हमारे दो एग्जांपल से, दो बड़े बड़े कंसेप्ट का हमने इसको किल कर दिया, ठीक है ना, इसको अच्छे से समाप्त कर लिया। देखो भाई ये लेक्चर है ना, ये हाथी लेक्चर है, हाथी वाला समझ रहे हो, हाथी लेक्चर। हाथी क्या करता है, सबको कुचल के आगे चला जाता है। तो जितने भी कंफ्यूजन है आपके, जितने भी आपको टफ लग रहा था या कुछ भी, ये हाथी लेक्चर है, ये सारे कंफ्यूजन को कुचल देगा भाई, फटाफट से कुचलने वाला है, ठीक है। और अगर कुत्ते की दुम हाथी के पैर के नीचे आ जाए तो चतुराई इसी में है कि धीरे से निकल ले, और क्या है ना, दूसरा कुछ दिमाग तो लगा नहीं सकता। तो ये जो कंसेप्ट है बड़े बड़े आपने घर पाल के रखे दिमाग में, है ना, नाम से कुछ बच्चे डर जाते, आयोनिक इक्विलिब्रिया, कुछ नहीं भैया, बहुत सिंपल है। अगर सिंपल ना होता, ठीक है, तो इसको आसान वे में पढ़ाने के कंसेप्ट्स भी अवेलेबल ना होते, है ना, इसके एग्जांपल्स भी ना होते। तो जितना ज्यादा हो सके मैंने बेसिक में आपको बता दिया है। बस आपसे दरख्वास्त यह है कि इसको बेसिक को लेकर के चलिए, है ना, इसको बेसिक को लेकर के चलिए, आगे जाके यही काम आने वाला है। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे अरेनियस थ्योरी के बारे में और लुईस ब्राउनस्टेड थ्योरी के बारे में, और फिर उसके बाद लुईस थ्योरी के बारे में, पीएच के बारे में, टेम्परेचर कंस्ट्रेंट्स के बारे में, कि एसिड और बेसिस के बारे में सीखेंगे, क्या होता है कैसे होता है।
इलेक्ट्रोलाइट्स की थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स हैं ये आपको समझ में आ जाएंगे तभी जब आपने बेसिक लेक्चर अच्छे से देखा होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहता हूं अगर कोई भी डाउट है, छोटा से छोटा, मेजर माइनर, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और द टेलीग्राम चैनल विच आई इंट्रोड्यूस फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स, द टेलीग्राम चैनल हमारा खुल चुका है दीक्षा कोचिंग क्लासेस के नाम से, दीक्षा कोचिंग क्लासेस के नाम से। तो आप उसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको कमेंट कुछ भी हो, आपका कोई भी डाउट हो, आप मेंशन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। तो फिर आज का हमारा लेक्चर होता है यहीं पे समाप्त। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इस 3 कर्तव्यों का आपको नाम नहीं भूलना है। जितना ज्यादा हो सके आयोनिक इक्विलिब्रिया को रीड करिए, अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिए। इसीलिए कहता हूं नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए भाई, क्योंकि ना ये सब मिलेगा नहीं यार, इसकी वर्थ मुझे पता है। कुछ जो लोग देख रहे हैं सीरियसली उनको पता है, बाकियों को नहीं पता। उनको जरूरत होगी लेकिन इसकी वर्थ उनको पता नहीं कि क्या हो रहा है भाई। आ गया है क्योंकि लेकर के ऐसा आ गया है जो वर्दी लेक्चर है जो फ्री में बट रहे हैं, है ना। पूरा ऑर्गेनिक सीरीज देखो, 3rd चैप्टर भी हमारा शुरू हो गया। तो जल्दी से जल्दी बुलाओ, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, लॉन्डो को लेके बैठो, पढ़ाई करो, ठीक है। तब तक मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।